वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन वज़ात, सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी जो कि बाकी रह गई थी, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टोरीज़ होती हैं, इनको उसी दिन शेयर करना बड़ा लाजमी होता है। और अभी एक यूट्यूब के हवाले से स्टोरी है जिसको यकीनी तौर पर सुन के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यूट्यूब दुनिया की मकबूल तरीन वीडियो शेयरिंग सर्विस है और पाकिस्तानी सारिफीन इसमें बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रहे हैं। कंपनी की जानिब से यूट्यूब में पाकिस्तानी सारिफीन की आलमी रसाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तानी सार्फिन के हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया की सबसे मुतहर्रिक यूट्यूब तख्लीकी बरादरियों में एक करार दिया गया। बताया गया कि पाकिस्तानी फनकार, क्रिएटर्स और जिद्दत पसंद तख्लीककार प्लेटफॉर्म पर तख्लीकी इजहार की नई जहतें मुतारिफ करवा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क नाजरीन रिकॉर्ड तादाद में पाकिस्तानी यूट्यूब मवाद देख रहे हैं, जो दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में नाजरीन के दिलों और स्क्रीन पर एक मुनफरिद शनाख्त बना रहा है। कंपनी के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1,40,000 से ज़ायद यूट्यूब चैनल्स के सब्सक्राइबर्स की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 19,000 से ज़्यादा चैनल्स, 1,12,100 से ज़ायद चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अबूर कर चुके हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान पाकिस्तानी सार्फिन ने यूट्यूब पर 2 करोड़ घंटों से ज़ायद दौरानिए पर मुश्तमिल मवाद अपलोड किया। तहम इस कामयाबी का सबसे नुमायाँ पहलू पाकिस्तानी क्रिएटर्स की आलमी रसाई है। पाकिस्तानी यूट्यूब के मजमूई वॉच टाइम का 60% पाकिस्तान से बाहर मौजूदा नाजरीन देखते हैं। जनूबी एशिया से मशरिक़ वस्ता और यूरोप से शुमाली अमेरिका तक पाकिस्तानी क्रिएटर्स अपने मयारी, मुस्तनद और आलमी सतह पर पसंद किए जाने वाले मवाद के जरिए दुनिया भर के नाज़रीन को अपनी जानिब उनकी तवज्जो मबसूल करवा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस हवाले से हमने आपके साथ बाकायदा एक सेगमेंट भी किया था जिसमें हमने क्रिएटर्स को बुलाया था, इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया था और उससे हमने पूछा था। लेकिन एक अर्निंग के हवाले से ना मेरा थोड़ा सा है कि वो भी ये बता रहे थे, और ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है कि एक नया कोई आता है कंटेंट क्रिएटर या फिर नई यूट्यूब स्टार्ट करता है, ठीक है, लेकिन अर्निंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि अब बहुत सारे लोग इस चीज़ों की तरफ माइल हो रहे हैं। ये तो एक फिगर था जो हमने आपको बताया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि जिनके सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में है, जिनके व्यूज़ भी मिलियंस में जाते हैं। तो फिर अगर आप उनके एस्टिमेट लगाएं तो फिर वो कहाँ तक जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म अब इस तरह की जो तादाद है, मवाद है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। इसी तरफ उनका टिल्ट है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और अब तो फेसबुक भी पाकिस्तान में मोनेटाइज होती है। तो बहुत सारे लोग अब पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं फेसबुक की तरफ भी उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, वैसे तो अक्सर ट्रेनों का सफ़र एक दिन या इससे ज़्यादा दौरानिए पर मुश्तमिल होता है, मगर अब पहली बार एक तैयारे ने बिला रुके 24 घंटे से ज़ायद वक्त तक परवाज़ आप ये कहें कि करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया की कंतास एयरवेज के एक तैयारे ने दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप कमर्शियल परवाज़ का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एयरबस कंपनी का नया A350 तैयारा मेलबर्न से परवाज़ करके फ्रांस के शहर तौलूज़ पर उतरा और उस दौरान 24 घंटे 24 मिनट तक फ़ज़ा में परवाज़ करता रहा। कंपनी की जानिब से इस तैयारे को मुस्तकबिल में प्रोजेक्ट सनराइज़ के तहत ऑस्ट्रेलिया से लंदन या न्यूयॉर्क तक नॉन स्टॉप परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया था और किया भी जाएगा। और इस नॉन स्टॉप रूट को 2027 में बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिरों के लिए मुतारिफ करवाया जाएगा और एयरबस की जानिब से इस तैयारे की आजमाइश जून 2026 से की जा रही है। एयरबस के मुताबिक इस तैयारे में एक इजाफी फ्यूल टैंक मौजूद है और नई टेस्ट के दौरान इसने 14,338 मील का सफ़र सिर्फ 24 घंटे 24 मिनट में तय किया और इस दौरान मुसलसल फ़ज़ा में रहा है। और इस सफ़र के दौरान तैयारा बैरुल काहिल और बैर ओकेनूस के ऊपर रहा और फिर फ्रांस के शहर में वाक़ तैयारा साउथ स्पेक्ट्री पर उतरा। और इससे पहले सबसे तवील कमर्शियल परवाज़ का रिकॉर्ड बोइंग 777-200 LRA ने 2005 में हांगकांग और लंदन के दरमियान 22 घंटे 22 मिनट तवील परवाज़ से कायम किया था। कंतास की अगर मैं बात करूं एयरवेज का, तो ये नया तैयारा है। अप्रैल 2027 में इजाफी ईंधन और 238 मुसाफिरों के साथ परवाज़ करेगा, जबकि अक्टूबर 2027 से सिडनी और लंदन के दरमियान रोज़ाना नॉन स्टॉप परवाज़ का सिलसिला शुरू होगा। यस सिटीज़, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर एक जहाज़ 24 घंटे में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस पहुंच सकता है और उसके साथ साथ वो अब प्लानिंग ये कर रहे हैं कि किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से वो अब पहुंचेंगे लंदन में और वो भी 24 घंटे से ज़ायद की परवाज़ होगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को भी कुछ करना चाहिए। वैसे भी अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात कीजिए तो वो काफ़ी हद तक प्राइवेट हो चुकी है। कुछ चंक अभी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल गवर्नमेंट का उसमें है और वो शायद अपनी लग्जरी के लिए भी हो, लेकिन
उसमें मैं ये चाहता हूँ कि अब PIA की भी डायरेक्ट फ़्लाइट जिस तरह से यहाँ से लंदन जाती थी, मैनचेस्टर जाती थी, हीथ्रो एयरपोर्ट जाती थी या फिर फ्रांस में या आगे पीछे जाती थी, वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स का सिलसिला स्टार्ट हो, क्योंकि हमारी तो अभी तक अगर यहाँ से फ्रांस की भी आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो वो 8 से 9 घंटे की है, लंदन की 10 से 11 घंटे की है, तो हमारे लिए इतना फासला नहीं है और वो हमारे जहाज़ आसानी से कर भी सकते हैं। और इसमें जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे अमल दखल जो खलीजी ममालिक की एयरलाइंस थी, जिसमें कतर है, एमिरेट्स है, उनका अमल दखल भी कम हो जाएगा और जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से भी बताया जा रहा है कि अभी तो इस पर काम भी जारी है और मुसाफिरों के लिए बाकायदा तौर पर इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और तब तक ज़ाहिर है इसमें और भी फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे फिर लोगों की आसानी के लिए। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि 24 घंटे 24 मिनट तक लगातार बगैर रुके, और फिर इसका रिकॉर्ड भी 2005 में। हाँ, मैं वही कह रहा था गजल कि मैं थोड़ा सा इसको अपनी तरफ भी खींच रहा हूँ इस बात को कि हम अगर PIA की बात कर लें, अपनी एयरलाइंस की बात कर लें, तो हमारे यहाँ कोई इतना फासला नहीं है। अब अगर अभी भी बाय एयर फासला देखें तो यहाँ से हंगरी जाने का या यहाँ से फ्रांस जाने का या स्पेन जाने की अगर डायरेक्ट फ्लाइट की बात करें तो वो 8 से 9 घंटे की फ्लाइट है। लेकिन हम करते ये हैं कि हम खलीजी ममालिक की एयरलाइंस में जाते हैं, यहाँ से पहले हमारा दुबई में स्टॉप होगा, कतर में स्टॉप होगा, या फिर तुर्की में जाएंगे तो फिर हमारा इस्तांबुल में स्टॉप होगा, वहाँ से आगे वो बढ़ती हैं। तो उसमें होता ये है कि वो जो फ्लाइट है वो 8 घंटे की होती है बेसिकली, लेकिन स्टे मिला के तो वो 15, 16 या फिर 20 घंटे या 24 घंटे की हो जाती है। सो PIA का भी कहीं ना कहीं पे काम बनता है कि अब वो प्राइवेट हो चुकी है तो उसको ज़्यादा वेल इक्विप्ड भी किया जा सकता है। तो ये जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उसके पास रूट्स भी पूरी दुनिया के, सो अपने रूट्स के ऊपर भी काम करो पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप की बात की जाए, लंदन की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की, वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट चलाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं असर आपको भी होगा, मुझे भी होगा, पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को एक सुख का सांस भी लेना पड़ेगा। सही, बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती सरगर्मियां एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई हैं। एक जानिब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान के वफ्द ने अहम मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती, दिफाई तजारती और इक्तिसादी रवाबत के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जबकि दूसरी जानिब कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करके दो तरफा ताउन, इलाकाई अमन और दोनों बिरादर ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अहम आलमी शराकतदारों के साथ होने वाली ये मुलाकातें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, फिर माशी सिफारतकारी है और खिते में इसके जो बढ़ते हुए किरदार है उसकी अहमियत कितनी है, कितनी अहमियत रखती है, इस मौजू पर तफसीली बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जमील खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात में इलाकाई सलामती के ऊपर भी बात हुई, फिर डिफेंस ताउन के ऊपर भी बात हुई, लेकिन ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या उस हवाले से भी बात हुई? और एक बार फिर पाकिस्तान मरकज़ निगाह है, इस तमाम तर डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ भी जिस खत्ते में भी आजकल गुफ्तगू हो रही है दो लीडरान के दरमियान, दो वफदों के दरमियान, वहाँ खुद ब खुद ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो ईरान का है और अमेरिका का है और इजराइल का है, ये खुद ब खुद उसका मौजू बन जाता है। आजकल इसके बगैर तो न कोई G7 की मीटिंग मुकम्मल होती है, न उसके अलावा यूरोपियन यूनियन की मीटिंग मुकम्मल होती है, ना कोई और मीटिंग मुकम्मल होती है। इसलिए कि ये वो इस वक्त मरहला है और ये वो मसला है जो बहुत पेचीदा मसला है और पूरी दुनिया को जिसने अपने लपेट में ले लिया है, खासतौर पर इकोनॉमी के लिहाज से। जो इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से लोगों को अजियत पहुंच रही है, उनके जो जेबों पर बोझ बना हुआ है पूरी दुनिया में, और अमेरिका ज़ाहिर है उससे मुस्तस्ना नहीं, उसमें भी बड़ी आहोफिगा हो रही है। उसमें अमेरिका में भी महंगाई की वजह से अब तो ऑयल की भी वहाँ शॉर्टेज होने वाली है। तो ये बहुत सारे इसमें मामला हैं जिसकी वजह से ये मौजूआत, चाहे वो उनका वफ्द पाकिस्तान में आए या दुनिया में कहीं भी किसी भी मौके पर किसी प्लेटफॉर्म पर भी, तो ये हरमुज का मामला तो वहाँ और ईरान का मामला तो खुद ब खुद आ जाता है। लिहाजा ये मामला अगर देखा जाए तो कल भी जो शब हमला हुआ है कश्म आइलैंड पर और सदर्न ईरान पर, जिस तरीके से बम्बार्डमेंट की गई है अमेरिका की तरफ से, गो के फिर उसके बाद सेंटकॉम ने जो उसमें ठंडी हवा का एक झोंका जो है, वो सेंटकॉम ने कह दिया कि हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। इसका मतलब ये है, और फिर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर धमकी दे दी थी कि हम बहुत, हालांकि उन्होंने कहा था कि नहीं डिप्लोमेसी का रास्ता है, लेकिन उसके बाद धमकी भी दी थी कि हम बहुत सख्त स्ट्राइक करने वाले हैं। तो वो स्ट्राइक उन्होंने प्रोपोर्शनेट तरीके से जॉर्डन के लिहाज से ओमान पे जो उनके बेसिस पे नुकसान पहुंचा और उनके जो सिपाह को जो उनकी हलाकतें हुई हैं वो तो बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई तस्दीक नहीं। मैंने कंपेयर किया है
जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने सैटेलाइट की तस्वीरें शाया की हैं बम्बार्डमेंट से पहले ओमान जॉर्डन बेस पर अमेरिका के, और बम्बार्डमेंट के बाद तो उससे तो महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पासदारान तो कहते हैं कि 200 के करीब लोग वहाँ हलाक हुए हैं, लेकिन चले 200 नहीं, अगर 20 भी हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, और साथ में 18 एक जहाज़। तो उसके बदले में उन्होंने कल जो गुज़श्ता रात अब से चंद घंटे पहले आज अलग सुबह जो हमले किए हैं वो उसी का शाना था। और फिर ईरान ने भी अपनी रेंज बढ़ाता जा रहा है। देखिए कहाँ जॉर्डन जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर से कम है, और फिर उसके बाद कहाँ तकरीबन 2500-3000 किलोमीटर पे जो इजिप्ट का पोर्ट है जहाँ गैस के ज़खायर हैं अमेरिका के, उस पर हमला किया, ये बताने के लिए कि हम अपनी रेंज बढ़ा के भी हमला कर सकते हैं। तो लिहाजा ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूत कदमों पर जो कायम रखा, अपना इतना बड़ा नुकसान करा लिया। कल के ही हमले में अगर देखें इराक पर जो ज्वाइंट हमला हुआ है सऊदी अरब और अमेरिका का, पहली दफा सऊदी अरब शामिल हुआ है इसमें, जो कि इस पूरे खिते की आइंदा की वॉर गेमिंग को और कॉन्फ्लिक्ट का नया डायमेंशन ऐड करता है। 4 पासदारान के कमांडर उसमें शहीद हुए हैं, 20 अफराद दूसरे जाँ बहक हुए हैं इराक में। तो इससे जो मेरा तजिया है, ईरान इस पर रिटेलिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये हालांकि प्रॉक्सी ईरान की है, हालांकि वो जो लोग जहां स्ट्राइक हुआ है सऊदी अरब और अमेरिका का, वहां पासदारान उसको कमांड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इराक ने क्योंकि ये बता दिया कि ये हमारी टेरिटरी में हुआ है, किसी और को हक नहीं है कि वो इसका बदला ले या इसकी रिटेलिएशन करे, हम ही इसकी रिटेलिएशन करेंगे, और इंटरनेशनल कानून भी यही कहता है। तो मैं नहीं समझता कि ईरान उसको बहाना बना के रिटेलिएट करेगा। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और इन डिटेल भी इस हवाले से बताया, लेकिन अब देखें जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है, कोई खबर उस तरह से नहीं आना या फिर थमी हुई हैं चीज़ें, हम इसको ऐसा सीज फायर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, तो इस पर भी एक पैरेलल काम हो रहा है जिसका ट्रम्प साहब ने खुद भी जिक्र किया था। लेकिन सर अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान भी आया जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, डेलीगेशंस, तो इसमें तिजारत की भी बात हुई, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस हद तक और किस तरह का माशी फ़ायदा हो सकता है? नहीं, आपने अगर ओवरऑल तो जाहिर है पाकिस्तान जब किसी मुल्क का कद-काठ बढ़ता है, जब किसी मुल्क के का इमेज बढ़ता है, तो लोग उससे रिश्ते नाते भी रखना चाहते हैं। वो माशी रिश्ते भी होती हैं, वो तस्वीराती रिश्ते भी होते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी लोग करते हैं। आपने देख लिया कि कुवैत के कल जो वजीर खारजा आए और उन्होंने 2023 में जो हमारी एक उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, उसको रेटिफाई करके फिर हमारे मुल्क में आए हैं, और वो चाहती हैं कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वो चाहते हैं कि जो हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन है, वो चाहते हैं कि हम उनकी ट्रेनिंग भी करें, वो चाहते हैं कि उनकी हम कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बेहतर करें, वो चाहते हैं कि हम उनके रडार सिस्टम को भी बेहतर करें, वो चाहते हैं कि हम उनके रिसर्च के मामलात को बेहतर करें। कोई पहले ही बड़ा जख्मी है 1990 और 91 में जो इराक ने उसको पूरा काबिज हो गया था कुवैत पर, और फिर 35 ममालिक ने मिलकर एक कोलिजन बनाया और कुवैत की सॉवरेनिटी को यानी खाली कराया कुवैत को, और कुवैत को उससे पहले कोई अमेरिकन बेस नहीं था, कुवैत ने उसके बाद अमेरिकन बेसिस को जगह दी। और कुवैत के लिए एक और भी बड़ी एक वो है प्रॉब्लम उनके लिए कि कुवैत एक उसमें 35% अहले तशी जिनकी की काफ़ी हद तक अलाइनमेंट है, जिनके लिए नर्म गोशा है ईरान के लिए, वो उनकी आबादी का हिस्सा है। तो लिहाजा ईरान को बड़ी बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन कुवैत से और बाकी भी दीगर खलीजी ममालिक से उनको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपने देखा कि जहां जहां ईरान ने हिट किया है, उनको सैटेलाइट और इंटेलिजेंस अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी जो उनकी इंफॉर्मेशन है ईरान की, वो भी बड़ी अच्छी है। और वो जहां जहां अमेरिकी सोल्जर्स एक जगह से बेस से निकल के दूसरी जगह पे रहाइश गाहों पे जाते हैं, चाहे वो होटल हो या रेजिडेंशियल एरिया हो, ईरानियन को पता पड़ जाता है और वहीं पिन पॉइंट करके करते हैं। तो लिहाजा कुवैत की बात हो रही है, यस कुवैत अभी पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान से चाहता है कि उसकी मदद करें। पाकिस्तान एक मीडिएटर है, पाकिस्तान की ये 2023 की एक एग्रीमेंट है, लिहाजा पाकिस्तान वो मदद कर देगा।
वो पार्टी तो नहीं बन रहा किसी से। हमने इस वक्त इस चीज का हम मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान कि वो किसी एक तरफ लीनिंग अपनी दिखलाए। हाँ, पाकिस्तान ने कंडेम किया है कुवैत पर अटैक, हाँ पाकिस्तान ने जब ईरान पर भी अटैक हुआ तो कंडेम किया है। तो यही पाकिस्तान की एक न्यूट्रलिटी को ये तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान अपने तमाम तर कॉर्नर्स को टिक कर रहा है। कहीं भी पाकिस्तान उस तरह से अपनी एक तरफ अपना झुकाव नहीं करता है कि पार्शल लगे पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि हमने इससे पहले भी आपने सारे अदवार देखे हैं कि कोई दौर आपने सर्विस में देखा, हम काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा रेलिवेंट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने मुआशी हालात को उस तरह से ठीक नहीं कर सके, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सके अपनी रेलेवेंस को मईशत में। सो इस दफ़ा भी अभी तक तो हमें कोई उसके समरात नज़र नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, माशी तनज़ुली कोई 1 साल में या 5 साल में या 8 साल में तो नहीं हुई है। ये माशी तनज़ुली तकरीबन 3-4 दहाइयों पर मुहित है। तो इसकी माशी मजबूती के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए। अच्छा, वो हो क्या रहा है कि हमारे जो बोसीदा किस्म का ब्रिटिश निज़ाम जो हमने बारो किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स काफ़ी हद तक अब भी वही कायम है, जबकि दूसरे ममालिक ने अपने रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उससे हम आहंगी कर ली है। मैं खुद भी जब सफ़ीर रहा मुख्तलिफ ममालिक में और ख़ासतौर पर यूएई में, तो मुझसे लोग यही शिकायत करते थे कि हम पाकिस्तान में जाते हैं तो 26 महकमों के हम धक्के खाते हैं। अब कुछ कम हो गए हैं SIFC की वजह से, लेकिन फिर भी अब भी लोग शिकायत करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मैं एक बैंक में गया परसों, वहां तकरीबन कोई 60 के करीब उन्होंने KYC यानी नो योर कस्टमर, या आप अंदाजा करें कोई बाहर से आता है इन्वेस्टर, उसको अकाउंट खुलाने में 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं और उसकी शामत आ जाती है, वो भाग जाता है यहाँ। हालांकि KYC दुनिया में होता है, हमने दुनिया में बैंकिंग की है, मैं तकरीबन 12 ममालिक में मेरी तैनाती रही है, ऐसा कहीं नहीं होता है। उनके ऊपर भी यही FITC के इंस्ट्रक्शंस हैं, ODC के इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो कस्टमर्स को इतना तंग नहीं करते हैं यहाँ सारे बैंकर। तो कहने का मकसद ये है, बाकी महकमों का भी यही हाल है, जिसकी वजह से इन्वेस्ट। ये आपके एक तो माशी हमारी इम्पेडिमेंट है, दूसरा इम्पेडिमेंट है हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, चाहे कोई थी हो, खलीजी ममालिक हो, हमारा कद काठ इतना बढ़ गया है, जब वो आते हैं तो एक बिजनेसमैन अपने मुनाफे को भी तो देखता है ना, फिर उनके रिपेट्रिएशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज में उनको बड़ी दिक्कत होती है। ये चंद हकायक हैं, इसको अगर हम इसका सामना कर लें और इसका हल हम निकालें, जो कि कोशिश कर रही है हुकूमत निकालने की, SIFC कर रही है कोशिश करेगी, लेकिन उसमें भी बहुत काम बाकी है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप कन्वेंशन सेंटर में बैठे, ये जो अपने बाबू जितने भी बैठाए हुए हैं, इनको सारे सेक्रेटरीज को एक मुख्तलिफ उस बेंचों पे बैठा के उनके पीछे एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर लगा के फाइलें आए और उसका डिस्पोजल करके वापस भेजें। हफ्ते में 2 दिन कर लें ये, ताकि एक कोई सिस्टम तो बने। जब तक कि वो एक सिस्टम नहीं बनेगा बिल्कुल वक्त के तकाजों के लिहाज से, तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा अरसा तो नहीं रहती है किसी मुल्क में। हमारे पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, we should try and just encash it. We should try and utilize it as early as possible. If we don't avail this time, then it will be too late for us to really think about improving. Yes, माशी मामलात हर शख्स का मसला है। इन सड़कों पर, इन गलियों में जब भीख मांगते लोगों को हम देखते हैं तो यकीनन अफसोस होता है, दिल दुखता है। जो गरीब लोग यहाँ आजकल जो हालत हो रही है गुर्बत की, दिल दुखता है हर एक का। हमारे गले से नवाला निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यस, ये तमाम चीजें इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी हैं। अब हम सबको मिनहासुल कौम इसमें ताउन करना पड़ेगा, इसमें हमें साथ देना पड़ेगा उन इदारों का, उन मुल्क की जनरल पॉलिसी का, और हमें क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा। अगर पॉलिसी सही नहीं है तो मैंने आपके ही चैनल पर बैठ के भी बता रहा हूं कि क्या क्या करना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ी तवज्जो देके हर चीज का डिस्पोजल जल्दी करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी। अब देखते हैं कि इससे पाकिस्तान को किस हद तक आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को भी होगा। यहाँ पर लेंगे अब एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।